हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कॉर्नर में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंडियन आर्मी से संबंधित कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो इंडियन आर्मी में बार बार पूछे जाने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एक इंडियन आर्मी का वीडियो अपलोड किया हुआ है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या क्वेश्चन है आज के। पहला क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। क्वेश्चन क्या है, देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है खनन उद्योग, दूसरा ऑप्शन है विद्युत उद्योग, तीसरा ऑप्शन है बैंकिंग उद्योग और चौथा ऑप्शन है कपड़ा उद्योग। ठीक है, तो जो देश का सबसे बड़ा उद्योग है वो है कपड़ा उद्योग। ठीक है, अब कपड़ा उद्योग क्यों है, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो कपड़े उद्योग से है ना, देश के कुल औद्योगिक उत्पाद का 14% आता है। कितने प्रतिशत आता है? 14% आता है। इसलिए देश का सबसे बड़ा उद्योग कपड़े उद्योग को माना गया है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार ने देश में कुल कितने ITI स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार ने देश में कुल कितने ITI स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 500, दूसरा ऑप्शन है 1000, तीसरा ऑप्शन है 1500 और चौथा ऑप्शन है 2000। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार ने 1500 ITI स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। कितने ITI स्थापित करने का? 1500। ठीक है, तो ध्यान में होना चाहिए आपको। अब बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की कि 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या थे। ठीक है, जो मेन मुख्य उद्देश्य है वो उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं कि एक उद्देश्य ये था कि 0 से 3 साल वाले बच्चों के बीच का जो कुपोषण है उनको कम करना। ठीक है, और दूसरा ये था कि 2017 तक सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना। ठीक है, और तीसरा क्या था कि हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाकर हरियाली फैलाना। ठीक है, और चौथा क्या था कि 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। कितने प्रतिशत परिवारों को? 90% परिवारों को बैंकिंग सुविधाओं यानी बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देश के ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी कैलोरी प्राप्त न करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 2400 कैलोरी, दूसरा है 1800 कैलोरी, तीसरा है 2600 कैलोरी और चौथा है 1600 कैलोरी। ठीक है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र में है प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्राप्त न करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में जो 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी प्राप्त नहीं करता है वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। और शहरी क्षेत्र में कितना है? शहरी क्षेत्र में है 2100 कैलोरी। ठीक है ना, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों आपको याद रखना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि केलकर समिति का संबंध है। क्वेश्चन क्या है, केलकर समिति का संबंध है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कुटीर उद्योगों से, दूसरा ऑप्शन है कर सुधारों से, तीसरा ऑप्शन है भारी उद्योगों से और चौथा है सभी से। ठीक है, तो जो केलकर समिति का संबंध है उस केलकर समिति का संबंध था कर सुधारों से था। ठीक है, अब कर सुधारों से क्यों था? क्योंकि 2003 में वाजपेयी सरकार ने जो टैक्स सुधार की एक सिफारिश के लिए विजय केलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया था? विजय केलकर की। ठीक है ना, विजय केलकर की समिति अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था टैक्स सुधार की सिफारिश करने के लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 2004 में ना वित्त मंत्रालय ने तत्कालीन सलाहकार
विजय केलकर ने जो वर्तमान कर व्यवस्था के स्थान पर जीएसटी की सिफारिश की थी। किसकी सिफारिश की थी? जीएसटी की सिफारिश की थी। ठीक है, जीएसटी की सिफारिश की थी। फिर क्या हुआ कि वित्त मंत्री था पी चिदम्बरम, जो इसने जीएसटी लागू करने की जो समय सीमा बताई थी वो बताई थी 1 अप्रैल 2010। ठीक है ना, 2010 बताई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि केलकर समिति का संबंध था वो था कर सुधारों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक सेक्टर में वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? क्वेश्चन क्या है कि सार्वजनिक सेक्टर में वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र में, तीसरा ऑप्शन है गुजरात में और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक में। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो सार्वजनिक सेक्टर में जो वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं थी वो यूपी में थी, यानी उत्तर प्रदेश में थी। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ कब हुई थी? ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 2007 में, या 2008 में, या 2005 में, या फिर 2004 में। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है वो हुई थी 2008 में। ठीक है, यानी 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखना आपको। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की, कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है। ठीक है ना, क्या है? क्यों? क्योंकि भारत सरकार द्वारा एक गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल में जो बीपीएल परिवार में आते हैं परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने हेतु यह योजना प्रारंभ की थी। कौन सी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ कब हुई थी? 2008 में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन क्या है कि नीति आयोग का गठन किया गया, कब किया गया? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 2015 को, या फिर 1 जनवरी 2014 को, या फिर 15 अगस्त 2015 को, या फिर 2 अक्टूबर 2015 को। ठीक है, तो जो नीति आयोग का गठन है उस नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। कब किया गया था नीति आयोग का गठन? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है ना, अब बात आती है नीति आयोग की। भाई नीति आयोग क्या चीज है? ठीक है ना, नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संकल्प के माध्यम से किया गया था। ठीक है ना, और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो मैं बता देता हूं, जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, और अब इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष है पीएम मोदी। ठीक है ना, मोदी जी इनके नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वो है डॉक्टर राजीव कुमार। तो आपको याद रखना है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? पीएम मोदी। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है, और इसका गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो आपको ये 4 बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आंकलन किसके द्वारा
किया जाता है? ऑप्शन क्या है? नीति आयोग, दूसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय और चौथा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, तो जो भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन है वो किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की बात करते हैं कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी 2 मई 1951। कब हुई थी? 2 मई, ठीक है, 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन क्या है? घरेलू क्षेत्र का, दूसरा है सरकारी क्षेत्र का, तीसरा है सार्वजनिक उपक्रम का, चौथा है निजी निगम क्षेत्र का। ठीक है, तो मैं बता देता हूं कि भारत में जो सकल घरेलू में सर्वाधिक योगदान है वो है घरेलू क्षेत्र का। ठीक है ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भारत में सकल घरेलू बचतों का सर्वाधिक योगदान है वो है घरेलू क्षेत्र का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तीसरा है जीवन स्तर और चौथा है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है ना, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो महंगाई भत्ते का निर्धारण है वो है जो निर्धारण का आधार है वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है ना, कौन है? उपभोक्ता मूल्य, जो आधार है इसका वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है ना, अब इसके बारे में थोड़े हम डिटेल जान लेते हैं कि महंगाई भत्ते का निर्धारण औद्योगिक कर्मचारियों के लिए यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत के आधार पर किया जाता है। कितने महीने के औसत आधार पर किया जाता है? 12 मंथ। ठीक है ना, किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो महंगाई भत्ता है इसकी शुरुआत कब हुई थी? कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको भी ध्यान में होना चाहिए कि महंगाई भत्ते की शुरुआत कब हुई थी। तो ध्यान में रखना, जो महंगाई भत्ते की शुरुआत है वो हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। ठीक है ना, यानी दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान महंगाई भत्ते की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खुला बाजार परिचालन निम्न में से कौन करता है? क्वेश्चन क्या है? खुला बाजार परिचालन निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन क्या है? वित्त मंत्रालय, दूसरा है विदेश मंत्रालय, तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक और चौथा है नीति आयोग। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं जो खुला बाजार का परिचालन है वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, तो ध्यान में होना चाहिए कि भाई जो खुला बाजार है उसका परिचालन करता है भारतीय रिजर्व बैंक करती है। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। ठीक है ना, तो याद रखना आपको इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ हुई? कोलकाता में। ठीक है ना, कोलकाता में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये ध्यान रखना आपको कि खुला बाजार जो परिचालन है वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक करती है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुई थी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, भारत में गठित सबसे पहली सहकारी समितियां थी। क्वेश्चन क्या है? भारत में गठित सबसे पहली सहकारी समितियां थी। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है साख समितियां, दूसरा ऑप्शन है विपणन समितियां, तीसरा ऑप्शन है कृषि समितियां और चौथा है गृह समितियां। ठीक है, तो जो भारत में गठित जो पहली सहकारी समिति थी वो थी साख समितियां थी। ठीक है ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत में जो सबसे पहली जो गठित सहकारी समितियां थी वो थी साख समितियां थी। ठीक है ना, अब बात आती है सहकारी कि भाई सहकारी शब्द का क्या अर्थ है।
आपको सबको ध्यान होना चाहिए कि सहकारी शब्द का अर्थ होता है साथ मिलकर काम करना, यानी साथ मिलकर कार्य करना। ठीक है ना। अब सहकारी समिति क्या होता है कि सहकारी समिति लोगों का एक ऐसा संघ है जो अपने पारस्परिक लाभ यानी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक के लिए स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 1993 में, दूसरा ऑप्शन है 1992 में, तीसरा ऑप्शन है 1998 में और चौथा ऑप्शन है 1990 में। ठीक है। तो जो भारत की प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1998 में। ठीक है ना। अब देखना इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि भारत की प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1998 में हुई थी, लेकिन सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसको जो वैधानिक मान्यता दी गई थी वो दी गई थी 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी। ठीक है ना। अगर अगर स्थापना पूछे कब की गई तो 1998 में, लेकिन सेबी अधिनियम 1992 के तहत पूछे तो अपन को ध्यान रखना है इसको मान्यता दी गई थी 30 जनवरी। ठीक है, 30 जनवरी 1992 को इसको मान्यता दी गई थी, सेबी अधिनियम 1992। ठीक है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका मुख्यालय है मुंबई में। ध्यान रखना है इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसका जो संस्था कार्यपालक है वो है अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। ठीक है ना। संस्था कार्यपालक कौन है? अजय त्यागी, यानी इसका अध्यक्ष, दूसरे शब्द में अध्यक्ष बोलते हैं। अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। ठीक है ना। तो याद रखना आपको कि अगर स्थापना की बात करें तो 1998 में, लेकिन सेबी अधिनियम 1992 के तहत तो वो की गई थी, उसको मान्यता मिली थी 3 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी। ठीक है ना। तो ध्यान में रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में देश के कितने राज्य वित्त निगम कार्यरत हैं। क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में देश के कितने राज्य वित्त निगम कार्यरत हैं। ऑप्शन क्या है, पहला है 18, दूसरा है 22, तीसरा है 20 और चौथा है 28। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि वर्तमान में देश के 18 राज्य वित्त निगम कार्यरत हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई 18 राज्य ऐसे हैं देश के जो वित्त निगम में कार्यरत हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों की संख्या कितनी है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों की संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है, ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसी नई वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।